हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल MICT कंप्यूटर एजुकेशन पे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के 5वें पार्ट का वीडियो आज लेके आया हूँ मैं, जिसमें आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें से प्राइमरी मेमोरी के बारे में मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। अब जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज परमानेंट मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने बताया था पिछले इस वीडियोज़ में कि जो भी डेटा जब आप हमेशा के लिए स्टोर करते हैं अपनी मेमोरी में, परमानेंट के लिए स्टोर करते हैं, ताकि हम कोई भी डेटा जब कंप्यूटर में सेव करें और जब तक कि हम खुद से डिलीट ना करें तब तक वो डिलीट नहीं होनी चाहिए, तो परमानेंट के लिए स्टोर करते हैं फ्यूचर के लिए, तो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो चूँकि जो भी डेटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है वो परमानेंट के लिए स्टोर होता है, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी का नाम परमानेंट मेमोरी होता है। और इसका नाम नन वोलाटाइल टाइप का मेमोरी भी कहा जाता है, यानी इसको नन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वोलाटाइल का अर्थ होता है कि ऐसा कोई भी मेमोरी जिसका डेटा ऑटोमेटिक डिलीट होता है उसको वोलाटाइल कहा जाता है। क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी का डेटा ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होता है, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी को नन वोलाटाइल टाइप का मेमोरी कहा जाता है। द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर। कोई भी डेटा, इंस्ट्रक्शन, रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, इन्फॉर्मेशन जो आप कंप्यूटर में परमानेंटली फ्यूचर के लिए स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल होता है। इट इज़ एबल टू स्टोर वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर। आप सेकेंडरी मेमोरी में बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। डेटा के बहुत ज़्यादा अमाउंट को आप फ्यूचर के लिए सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर सकते हैं। वंस वी इंटर डेटा, यहाँ पे मिस हो गया, डेटा होगा। Once we enter data into the secondary memory of computer get erased only when it is asked to do so। सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा आप एक बार सेव करेंगे वह तभी जाके डिलीट होगा जब आप उसको खुद से डिलीट करेंगे। कोई भी डेटा जो एक बार सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है वो तभी डिलीट होगा जब आप उसको खुद से डिलीट करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी के रूप में बहुत सारे मेमोरी है जो कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ए सेट ऑफ डेटा स्टोरिंग मीडिया विच आर यूज फॉर स्टोर डेटा फॉर फ्यूचर, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, पेन ड्राइव, ये सब बहुत सारे स्टोरिंग मीडिया है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी के रूप में किया जाता है। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल से जानेंगे, जिनमें से सबसे पहले जानते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क के सेकेंडरी मेमोरी होता है और आपके कंप्यूटर के में सेकेंडरी मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी होता है। जब भी आप कोई डेटा कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी में आप स्टोर करेंगे तो हमेशा हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क इट इज़ अ सेकेंडरी डेटा स्टोरिंग मीडिया, या सेकेंडरी डेटा स्टोरिंग मीडिया होता है, मतलब ऐसा मेमोरी जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी के रूप में किया जाता है। इट इज़ यूज टू स्टोर रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर। किसी भी रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग या इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली कंप्यूटर में सेव करने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग होता है। इट कैन स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। आप हार्ड डिस्क में सभी तरह के प्रोग्राम, गेम, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, तो जितने भी डिफरेंट टाइप के डेटा होते हैं उन सभी तरह के डेटा को आप हार्ड डिस्क में स्टोर कर पाएंगे। इट इज़ रेंडम डेटा स्टोरिंग मीडिया, यह एक रेंडम डेटा स्टोरिंग मीडिया होता है। रेंडम का मतलब मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है, कहीं पे भी कोई भी डेटा आप स्टोर कर सकते हैं और कहीं से कोई भी डेटा आप रीड कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में कि 1 2 3 4 ऐसे करके आप डेटा को रीड करेंगे। कोई भी डेटा कहीं पे भी डायरेक्टली उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली रीड कर सकते हैं और डायरेक्टली कहीं पे सेव भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। इसलिए हार्ड डिस्क को भी रेंडम डेटा स्टोरिंग मीडिया कहा जाता है, यानी कहीं पर भी हार्ड डिस्क में कोई भी डेटा है उसको आप रीड और राइट कर सकते हैं। विच इज़ फाउंड इनसाइड CPU बॉक्स। हार्ड डिस्क आपको CPU बॉक्स के अंदर में मिलेगा जो परमानेंटली लगा हुआ होता है। इट इज़ एबल टू स्टोर वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर। इसमें डेटा की बहुत ज़्यादा संख्या को आप कंप्यूटर में सेव करके हार्ड डिस्क में रख सकते हैं। अब जब आप किसी भी एक हार्ड डिस्क को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे डिस्क लगे हुए होते हैं। जो आपने CD DVD यूज़ किया होगा वैसा ही CD और DVD का डिस्क एक हार्ड डिस्क में लगा होता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि सपोज एक हार्ड डिस्क में जिसमें 3 डिस्क लगे हुए हैं, यहाँ पे तीनों डिस्क का फिगर बनाया है और उसको फिक्स किया गया था एक शाफ्ट पे। इसको बोला जाता है शाफ्ट, जो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है इसको शाफ्ट कहा जाता है। और शाफ्ट में इस तरह से बहुत सारे डिस्क को फिक्स किए गए होते हैं, बहुत सारे डिस्क यूज़ किए गए होते हैं, तो इन सबको कहा जाता है डिस्क। जब आप किसी भी एक डिस्क को देखेंगे तो आपने देखा होगा कि कोई भी CD या DVD का डिस्क जो होता है इस तरह से सर्कल सा डिस्क होता है, तो इसको डिस्क कहा जाता है। और इस तरह के बहुत सारे डिस्क आपके एक हार्ड डिस्क में लगे होते हैं और जितना भी डिस्क होता है उसको बहुत सारे वृत्त के आकार में बांटा गया होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे वृत्त के आकार में इस तरह से बांटा गया है। तो ये जितने भी वृत्ताकार भाग होते हैं उसको कहा जाता है ट्रैक। एक डिस्क होता है
और डिस्क में बहुत सारे सर्कल बटे हुए होते हैं, बहुत सारे एरियाज में बांटा गया होता है, इसको कहा जाता है ट्रैक। एक ट्रैक को भी देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे त्रिभुज के आकार में बांटा गया है। जितने भी ट्रैक है सबको त्रिभुज के आकार में बांटा गया है। ये जो त्रिभुजाकार में आकार में बांटा गया है इसको कहा जाता है सेक्टर। यानी जो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये आपका एक ट्रैक कहलाएगा, और इसको जब आप त्रिभुज के बहुत सारे आकार पार्ट में बांट देंगे तो ये छोटे छोटे पार्ट जो होंगे वो सेक्टर कहलाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि सेक्टर 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 को मिला के एक ट्रैक बनता है, और बहुत सारे इस तरह के ट्रैक को मिला करके एक डिस्क बनता है, और बहुत सारे डिस्क को मिला करके एक हार्ड डिस्क बनता है। यानी हार्ड डिस्क जो होता है उसमें बहुत सारे डिस्क यूज़ किए जाते हैं, और जितने भी डिस्क होते हैं उसको वृत्त के आकार में छोटे छोटे गोलाकार आकार में बांटा गया होता है, जिसको ट्रैक कहा जाता है। और प्रत्येक ट्रैक को भी फिर त्रिभुज के आकार में ट्रायंगुलर रीजन में बांट दिया जाता है, जिसको सेक्टर कहा जाता है। कोई भी हार्ड डिस्क में जो डिस्क यूज़ होता है उस डिस्क के आप दोनों तरफ से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर सीडी डीवीडी कभी प्ले किया होगा तो आपने उसको कभी उल्टा करके यानी पलट के नहीं चलाया होगा, क्योंकि उसमें केवल डेटा एक ही तरफ स्टोर किया जाता है। लेकिन हार्ड डिस्क में जो डिस्क यूज़ होता है उसके दोनों तरफ से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि हार्ड डिस्क में जितने भी डिस्क लगे होते हैं उनके प्रत्येक डिस्क के दोनों तरफ से डेटा को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन ऊपर सबसे ऊपर वाले डिस्क का ऊपरी हिस्सा और सबसे नीचे वाले डिस्क का निचले वाले हिस्सा को छोड़ करके, क्योंकि सबसे ऊपर और सबसे नीचे से कवर लगा होता है, जिसके कारण आप डेटा को स्टोर नहीं कर पाते हैं। बाद बाकी जितने भी डिस्क होंगे सभी डिस्क के दोनों तरफ से डेटा को स्टोर किया जा सकता है। आते फिर से वापस डेफिनेशन पे। जैसा कि मैंने यहाँ तक बताया था कि इट कैन स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, इसमें सभी तरह के प्रोग्राम, गेम, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो फाइल स्टोर कर सकते हैं। इट रैंडम डेटा स्टोरिंग मीडिया इसको कहा जाता है। ये आपको सीपीयू बॉक्स में मिलेगा। इट इज़ एबल टू स्टोर वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, ये डेटा की बहुत ज़्यादा संख्या को स्टोर कर सकते हैं। इट कंटेन्स अ सेट ऑफ कंसेंट्रिक मेटल डिस्क, इसमें बहुत सारे मेटल डिस्क, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे गोलाकार डिस्क सीडी टाइप के डिस्क यूज़ किए जाते हैं, विच आर फिक्स्ड ऑन ए शाफ्ट, जिसको मैंने दिखाया था कि एक शाफ्ट पे फिक्स किया गया होता है। ये शाफ्ट रोटेट द डिस्क एट वेरी फास्ट स्पीड। आपने देखा होगा कि डिस्क को हम यूज़ करते हो, डिस्क घूमता है, उसको घुमाने का काम करता है शाफ्ट, जिस पे डिस्क को फिक्स किया गया था शाफ्ट, वो शाफ्ट घुमाता है। ये जो शाफ्ट जो होता है बहुत तेज़ गति से घूमता है। इट्स रोटेशन स्पीड अबाउट 3600 RPM रोटेट पर मिनट। ये लगभग 1 मिनट में 3600 बार घूमता है, बहुत तेज़ गति से घूमता है। ये हार्ड डिस्क इज मेड ऑफ मेटल लाइक एल्युमिनियम, ये मेटल एल्युमिनियम का बना होता है। एंड इट इज़ कोटेड बाय मैग्नेटिक ऑक्साइड, उस पर परत चढ़ाई गई होती है मैग्नेटिक ऑक्साइड की। ये फिगर मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। इट अलाउज अस टू राइट डेटा ऑन द बोथ साइड ऑफ डिस्क। मैंने बताया कि जितने भी डिस्क होंगे उसके बोथ साइड, दोनों साइड से आप डेटा को स्टोर कर पाएंगे, एक्सेप्ट अपर मोस्ट सरफेस ऑफ फर्स्ट डिस्क, लेकिन पहला डिस्क का ऊपरी हिस्सा को छोड़ करके, एंड इनर मोस्ट सरफेस ऑफ लास्ट डिस्क, और निचले वाले हिस्से का, लास्ट डिस्क का निचले वाले हिस्से को छोड़ करके सभी डिस्क के दोनों तरफ से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इच डिस्क आर डिवाइडेड इन अ सेट ऑफ सर्कुलर रीजन, बताया जितना भी डिस्क होता है उसको सर्कुलर रीजन, वृत्त के आकार में बांटा गया होता है, विच आर कॉल्ड ट्रैक, जिसको कि इन सबको ट्रैक बोला जाता है, सबको ट्रैक कहा जाता है। इच ट्रैक्स आर ऑल्सो डिवाइड इन अ सेट ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, जितने भी ट्रैक होंगे उसको ट्रायंगुलर रीजन में इस तरह से बांट दिया जाता है, विच आर कॉल्ड सेक्टर, जिसको कि सेक्टर कहा जाता है। ये थे हार्ड डिस्क। और आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क के बाद अब चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा कंपोनेंट्स है CD रोम। CD रोम वही है जो आपने CD डिस्क यूज़ किया है पहले भी, तो ये CD रोम, इसको हम लोग CD बोलते हैं, पूरा नाम CD रोम। और CD रोम का फुल फॉर्म होता है, CD का फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क, और रोम का फुल फॉर्म पहले ही मैंने आप लोगों को बता चुका है, रीड ओनली मेमोरी। तो CD रोम का पूरा नाम होता है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD रोम भी एक सेकेंडरी मेमोरी है, यानी कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला मेमोरी है। इसमें भी आप सभी तरह के डेटा को, कोई भी डॉक्यूमेंट है, प्रोग्राम है, गेम है, ऑडियो है, वीडियो है, पिक्चर है, आप सभी तरह के डेटा को आप CD रोम में स्टोर कर सकते हैं। CD रोम को रिमूवेबल डेटा स्टोरिंग मीडिया कहा जाता है, क्योंकि आप लोगों ने CD का यूज़ किया होगा तो देखते होंगे ज़रूरत पड़ने पे इसको लगाते हैं और ज़रूरत ख़त्म होने पे इसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये ऐसा मेमोरी है जिसको रिमूव किया जा सकता है, इसलिए CD रोम को रिमूवेबल डेटा स्टोरिंग मीडिया भी कहा जाता है।
CD ROM का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है किसी भी डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैरी करने के लिए। सपोज़ कोई एक डेटा आपके एक कंप्यूटर में होता है, उसको किसी दूसरे कंप्यूटर में ले जाना होता है, तो हम CD से डेटा को एक कंप्यूटर से ले करके फिर दूसरे कंप्यूटर में इंसर्ट करके डेटा को हम दूसरे कंप्यूटर में ले जाते हैं। तो मेनली CD का इस्तेमाल किसी भी डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए किया जाता है। इट स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD ROM का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। इट इज़ सेकेंडरी डेटा स्टोरिंग मीडिया, यह भी एक सेकेंडरी डेटा स्टोरिंग मीडिया यानी सेकेंडरी मेमोरी होता है विच इज़ यूज टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर। इसमें भी डेटा की बहुत ज़्यादा संख्या को स्टोर कर सकते हैं। इट कैन स्टोर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इसमें भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, गेम्स, पिक्चर, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, सभी तरह के डेटा को आप स्टोर कर पाएंगे। इट कैन यूज टू स्टोर डेटा 650 टू 680 MB। इसमें जो आप डेटा स्टोर करेंगे वो 650 से लेकर के 680 MB तक के डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। ये CD ROM इज़ रिमूवेबल डेटा स्टोरिंग मीडिया, मैंने बताया था कि इसको रिमूवेबल डेटा स्टोरिंग मीडिया कहा जाता है विच इज़ यूज टू कैरी डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। मेन रूप से इसका इस्तेमाल डेटा को एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए होता है। ये CD ROM इज सर्कुलर इन शेप। CD ROM को आप लोगों ने देखा होगा कि CD ROM जो होता है वो सर्कुलर होता है शेप, इसका शेप जो होता है वो सर्कुलर होता है। यहाँ पे मैंने इसका फिगर भी बना दिया। वैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने CD देखा होगा। तो CD जो होता है ये सर्कुलर शेप का होता है। CD ROM इज सर्कुलर शेप। CD ROM इज इंसर्टेड इनटू CD ड्राइव। जहाँ पे हम लोग CD को लगाते हैं उसको बोला जाता है CD ड्राइव। वी कैन नॉट मॉडिफाई द कंटेंट्स ऑफ CD ROM। CD ROM में CD में जो भी डेटा आप एक बार सेव कर दीजिएगा वो परमानेंट के लिए सेव हो जाता है। मतलब कि कोई भी चीज़ जो आप सेव कर दिए तो आप उसका यूज़ करना चाहेंगे, प्ले करना चाहेंगे तो कर पाएंगे, लेकिन आप चाहेंगे कि उसमें से कोई डेटा आप छेड़छाड़ कराए तो नहीं कर पाएंगे। जैसे आप लोग मोबाइल में मेमोरी यूज़ करते होंगे, पेन ड्राइव यूज़ करते होंगे, जो डेटा मर्जी होता है डाल लेते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं, फिर दूसरा डाल लेते हैं, यानी कोई भी मॉडिफिकेशन कर पाते हैं। लेकिन CD में आप ऐसा नहीं कर सकते। जो चीज़ आप उसमें सेव कर देंगे वो हमेशा के लिए सेव हो जाएगा, आप उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो CD में जो डेटा स्टोर होता है उसको केवल रीड किया जा सकता है, इसीलिए CD के नाम के साथ ROM लगा हुआ है, यानी रीड ओनली मेमोरी, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था। यानी CD एक ऐसा मेमोरी होता है जिसको केवल रीड कर सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। तो वी कैन नॉट मॉडिफाई द कंटेंट्स ऑफ CD ROM। CD ROM में जो भी कंटेंट होगा कोई मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इट अलाउज टू राइट डेटा ओनली वन साइड ऑफ द डिस्क। इसमें डेटा केवल एक ही साइड से स्टोर कर सकते हैं। जैसे भी पीछे हार्ड डिस्क के बारे में बताया था कि डेटा दोनों तरफ से स्टोर किया जा सकता है, लेकिन CD में केवल डेटा एक ही तरफ से आप स्टोर कर पाएंगे। नाउ अ डेज CD राइटर इज़ यूज टू रीड राइट डेटा इनटू CD डिस्क। CD में कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए CD राइटर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोई भी डेटा आप CD में सेव कर पाते हैं, राइट कर पाते हैं। पीछे जाने की हार्ड डिस्क में भी डिस्क यूज़ होते हैं और CD में भी डिस्क यूज़ हो। CD भी वही डिस्क होता है, सेम होता है। एक अंतर तो पहले हम लोगों ने जाना कि CD में केवल एक ही तरफ से डेटा को स्टोर किया जा सकता है और DVD हार्ड डिस्क में जो डिस्क लगा होता है उसमें दोनों तरफ से डेटा को स्टोर किया जाता है। एक और अंतर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो हार्ड डिस्क होता है और डिस्क होता है, एक पहला अंतर तो उसमें दोनों तरफ और CD में एक तरफ डेटा को स्टोर किया जा सकता है। दूसरा अंतर ये ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आप लोग CD को यूज़ किए होंगे, प्ले किए होंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि CD जो होता है शुरू में स्टार्टिंग में अच्छे ढंग से चलेगा, लास्ट में जाकर देखते होंगे चिपकने लगता है, खिंचाने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि CD में क्या होता है कि बीच में होल दिया होता है जिसमें कि हमें फिंगर डाल के पकड़ना होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको गलती से साइड में पकड़ लेते हैं, जिसके कारण जहाँ पे पकड़ते हैं वहाँ पे डेटा स्क्रैच हो जाता है। इसके कारण डेटा स्क्रैच होने के कारण वहाँ पे ठीक ढंग से नहीं चल पाता है। इससे इस बात का पता चलता है, क्योंकि शुरू से आप लोग देखते होंगे इधर साइड में चलता है तो ठीक चलता रहता है, लेकिन जब साइड एरिया में आता है तो वहाँ पे आकर के चिपकने लगता है। इससे इस बात का पता चलता है कि CD जो डेटा रीड करता है वो अंदर से रीड करना स्टार्ट करता है, इस तरह से बाहर की तरफ डेटा को रीड करता है। वहीं हार्ड डिस्क में जो डेटा रीड होता है वो बाहर से रीड करना चालू होता है और फिर अंदर की तरफ डेटा को रीड किया जाता है। याद रखना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, CD जो डेटा रीड करता है वह इन साइड से आउटसाइड की ओर रीड करता है और हार्ड डिस्क का जो डिस्क होता है वह डेटा
आउटसाइड से इनसाइड की तरफ डेटा को रीड करता है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप लोग CD के अलावा DVD भी यूज़ किए होंगे, तो CD भी होता है, DVD भी होता है और BRD भी होता है। CD का फुल फॉर्म मैंने बताया कि कम्पैक्ट डिस्क होता है, DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, या इसका एक और फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। एक और डिस्क होता है BRD। BRD का फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क। 3 तरह के डिस्क होते हैं, CD कम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, और BRD ब्लू रे डिस्क। तीनों का सेम काम होता है। फ़र्क तीनों में ये है कि CD में कम डेटा स्टोर होता है, उससे ज़्यादा डेटा स्टोर करना है तो आप DVD का यूज़ करेंगे, और उससे भी ज़्यादा डेटा अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आप BRD का यूज़ करेंगे। इन तीनों में तो कोई अंतर नहीं, इसलिए मैंने एक डेफिनेशन CD का लिखवा दिया, सब कुछ सेम रहेगा, बस फुल फॉर्म जानना ज़रूरी था, और साइज़ का अंतर होता है, और ज़्यादा इसमें कुछ अंतर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। और तीसरे कंपोनेंट सेकेंडरी मेमोरी के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है वो है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी एक सेकेंडरी मेमोरी है। इसको भी रिमूवेबल डेटा स्टोरिंग मीडिया कहा जाता है, क्योंकि पेन ड्राइव को भी ज़रूरत पड़ने पे आप इंसर्ट करते हैं और ज़रूरत ख़त्म होने पे इसको आप हटा लेते हैं, इसलिए पेन ड्राइव को भी रिमूवेबल डेटा स्टोरिंग मीडिया कहा जाता है। पेन ड्राइव में भी किसी भी डॉक्यूमेंट, पिक्चर, गेम, सॉफ्टवेयर, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, सभी तरह के डेटा को आप स्टोर कर पाएंगे। पेन ड्राइव जो होता है वो पेन शेप होता है, पेन की आकृति का होता है, जो आप लोगों ने ये देखा होगा पेन ड्राइव पेन की आकृति का होता है, इसीलिए इसको पेन ड्राइव कहा जाता है, क्योंकि ये पेन शेप्ड होता है, पेन की आकृति का होता है। इसका इस्तेमाल अब CD के जगह पे ज़्यादातर होता है, क्योंकि CD के बारे में हम लोगों ने जाना था कि किसी भी डेटा का इस्तेमाल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए किया जाता है, तो पेन ड्राइव का भी इस्तेमाल डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए किया जाता है। CD का यूज़ अब थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि CD को सेफली रखना पड़ता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में परेशानी होती है, उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो रीड ऑनली होता है। लेकिन पेन ड्राइव में ऐसा नहीं होता, कोई भी डेटा एक ज़रूरत पड़ने पे एक जगह से दूसरी जगह कैरी करेंगे, फिर उसको रिमूव करके फिर हम दूसरे काम के लिए पेन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए अब ज़्यादातर CD के जगह पे पेन ड्राइव का इस्तेमाल होने लगा है। It is secondary data storing media या secondary data storing media which is used to store result of processing information for future। किसी भी result of processing और information को आप पेन ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं। इट कैन स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो फाइल, इसमें सभी तरह के डेटा को आप स्टोर कर पाएंगे। इट इज़ रिमूवेबल डेटा स्टोरिंग मीडिया। इसको भी रिमूवेबल डेटा स्टोरिंग मीडिया कहा जाता है, विच इज़ यूज टू कैरी डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इसको भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को कैरी करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ पेन शेप, या पेन की आकृति का होता है, विच इज ईजी टू कैरी, की जिसको आप आसानी से पॉकेट में रख के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू द CPU ऑफ कंप्यूटर। पेन ड्राइव को कंप्यूटर के CPU से हम जोड़ते हैं। ये जो पार्ट होता है, अगला हिस्सा जिसको हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको USB बोला जाता है, ये पूरा आपका पेन ड्राइव होता है, और अगला वाला हिस्सा जिसको कनेक्ट करते हैं उसको USB, और जहाँ पे USB को हम लगाते हैं उसको USB पोर्ट कहा जाता है। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इट कम्स इन द साइज़ ऑफ ये आपको 1 GB 2 GB 4 8 16 32 जितना मार्केट में खरीदेंगे उतना के साइज़ में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे मेमोरी के बारे में, तो मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो मेमोरी यूनिट्स जान लेते हैं। हर चीज़ का अपना मापने का एक यूनिट होता है, मेजरमेंट यूनिट। तो मेमोरी जो यूज़ होता है, मेमोरी के मापने का क्या यूनिट होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसको याद रखना ज़रूरी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 0 या 1 को कहा जाता है 1 बीट, यानी कंप्यूटर का सबसे छोटा मेमोरी का यूनिट होता है बीट। जब 8 बीट होता है तो उसको 1 बाइट कहा जाता है, यानी 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है, या बोल सकते हैं कि 1 बाइट में 8 बीट होता है। 4 बीट बराबर 1 निब्बल होता है। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट यानी 1 KB। 1024 किलो बाइट यानी KB बराबर 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट। 224 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट, और 224 एक्साबाइट बराबर होता है 1 जोटाबाइट, और 224 जोटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट। इतना याद रखना। आप लोगों ने GB तक तो यूज़ किया ही होगा मोबाइल में भी, और TB तक तो कंप्यूटर में नॉर्मली अब यूज़ होता ही है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे याद रखने हैं। ज़्यादा मुश्किल याद रखने, आपको सीक्वेंस याद रखना है कि किसके बाद कौन होता है। जैसे कि आप तत्काल निब्बल को बीच में इग्नोर करें तो आप देख रहे होंगे कि बीट से बाइट बनता है, बाइट से
बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट, गीगाबाइट से टेराबाइट, टेराबाइट से पेटाबाइट, पेटाबाइट से एक्साबाइट, एक्साबाइट से जेटाबाइट और जेटाबाइट से योटाबाइट बनता है। अब पहला वाला केवल देखेंगे तो 8 बीट से 1 बाइट बना है, बाद बाकी जितने भी वो 224 से ही चेंज होते हैं, तो याद रखना आसान है। सिर्फ सीक्वेंस याद होना चाहिए कि बीट से बाइट, बाइट से KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB या YB बनता है। ये आपको केवल सीक्वेंस याद रखना है। तो ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अलग अलग यूनिट के बारे में, जैसे कि इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम के बारे में पढ़ा। सेकेंडरी मेमोरी में हम लोगों ने पढ़ा हार्ड डिस्क के बारे में, CD रोम के बारे में, पेन ड्राइव के बारे में, और अभी हम लोगों ने जाना मेमोरी यूनिट के बारे में। साथ ही साथ हम लोगों ने प्रोसेसर के बारे में जाना था, जिसमें CPU, ALU और CU के बारे में जाना था। अब ये टॉपिक इतना ही रहने देता हूँ। एक और छोटा सा पॉइंट है जो रह गया है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, इसके बारे में वीडियोस थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए इसको मैं एक छोटा सा बस 2 मिनट का, लेकिन मैं इस वीडियोस में नहीं बता रहा हूँ, अगले आने वाली वीडियोस में बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले अगले पार्ट का, अगले वीडियोज़ का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।